नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 21 नवंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 53,000 स्टूडेंट को 25,000 देने का किया गया ऐलान। 23 से 30 नवंबर तक लागू होगा अनलॉक 9। बिहार में इन पदों पर अब होगी सीधी बहाली। बिहार में ट्रेनिंग कर चुके एएनएम अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। बिहार में अगले साल से सौर ऊर्जा से होगा बिजली का उत्पादन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 23 से 30 नवंबर तक लागू हुआ अनलॉक 9। बीते दिन बिहार सरकार ने बिहार में अनलॉक 9 की घोषणा की है, जो कि 23 से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। इस दौरान विवाह समारोह के दौरान बारात, जुलूस यानी कि नाच गाने और डीजे की अनुमति नहीं रहेगी। ताजा गाइडलाइन के अनुसार शादी की सूचना कम से कम 3 दिन पहले थाने में देनी होगी। वहीं श्राद्ध कार्यक्रम में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। वैसे राज्य जहां कोरोना के मामले ज्यादा है, वहां से बिहार आने वालों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। सभी जिलों के डीएम को अधिकार दिया गया है कि वो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रतिबंधों को और सख्त कर सकते हैं। 22 नवंबर को खत्म हो रहे अनलॉक 8 से पहले शनिवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। बिहार में अगले साल से सौर ऊर्जा से होगा बिजली का उत्पादन। बिहार में बिजली के बिल में हो रही बढ़ोतरी के बीच ही बड़ी खबर सामने आई है। बिहार वासियों को लंबी बिजली बिल से राहत दिलवाने के लिए बिहार में अगले साल से सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की तैयारी हो रही है, जिसके तहत उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल से बिहार में सौर ऊर्जा के माध्यम से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन किए जाने की परियोजना की रणनीति बना ली गई है। सरकार के इस पहल से बिहार के नवीनीकरण का संरक्षण होगा। वहीं इस परियोजना से कई लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलने लगेंगे। साथ ही आने वाले दिनों में सोलर लाइट से बिहार जगमगाने लगेगा। इसको लेकर ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान ब्रेडा डायरेक्टर आलोक कुमार ने बताया है कि राज्य सरकार की इस परियोजना के माध्यम से बिहार के लगभग 2000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो पाएगा। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे नेहा शर्मा की। नेहा शर्मा का जन्म आज ही के दिन बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। नेहा शर्मा एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री हैं। नेहा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई माउंट कार्मल स्कूल भागलपुर से संपन्न की है। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन डिजाइन की पढ़ाई की। उन्होंने हिंदी सिनेमा में मोहित सूरी की फिल्म क्रूक से अपना पहला कदम रखा था। हालांकि उनकी यह पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कारनामा नहीं कर सकी। इसके बाद वो तेरी मेरी कहानी और कॉमेडी फिल्म क्या सुपर कूल है हम समेत अन्य फिल्मों में भी नजर आई है। अब आइए जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। सुबह में आज सुबह कई जगहों पर ठंड बढ़ गई है। बादल की ओट से धूप के छिप जाने के कारण सुबह काफी देर तक मौसम में ठंडापन महसूस किया गया। यह बीते दिन भी ऐसा ही देखने को मिला था, जिसके बाद आने वाले 48 घंटे में पटना में और भी ठंड की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के पूर्वानुमान के मुताबिक 2 दिन में ठंड बढ़ जाएगी। मौसम वैज्ञानिक की माने तो अरब सागर के ऊपरी हिस्से में निम्न हवा के दबाव की वजह से वहां से विस्तारित बादलों का प्रभाव देश के मैदानी हिस्से से होते हुए बिहार तक पहुंच रहा है। इसके प्रभाव से पटना, गया, बेगूसराय सहित बिहार के सभी हिस्से में आसमान पर बादल छाए हुए हैं। इस दौरान 5 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रुक रुक करके हवाएं चल रही हैं, जिससे दिन और रात में सर्दी बढ़ गई है। एम्स पटना में इंजीनियर के पदों पर निकाली गई भर्ती। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना ने इंजीनियर और अन्य पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एम्स पटना की आधिकारिक वेबसाइट aimspatna.org के माध्यम से पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2021 तक है। भर्ती ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के लिए की जाएगी। ध्यान रहे, उम्मीदवार जो ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वो यहां उपलब्ध विस्तृत अधिसूचना के माध्यम से शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की जांच कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने के योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट 30 दिसंबर 2021 को वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। राजगीर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। राजगीर बिहार के धार्मिक स्थलों की सूची में शामिल एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये शहर अपनी खूबसूरत वादी, पहाड़ियों, घने हरे भरे जंगलों, झरने और गुफाओं के लिए फेमस है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शांति स्तूप, मखदूम कुंड, बिम्बिसार की जेल, वीरयातन संग्रहालय, साइक्लोपियन दीवार, वेणुवन, गृधाकुटा, सोन भंडार, सप्तपर्णी गुफा शामिल है। इसके अलावा यहाँ मनियार मठ, कुंडलपुर, तपोधर्मा मंदिर, हुएन सॉन्ग मेमोरियल हॉल, सारीपुत्र का स्तूप, अजात शत्रु किला, पांडु पोखर घूमने लायक है जगहों में शामिल है। वहीं जरासंघ का अखाड़ा, चैरियट ट्रैक, हॉट स्प्रिंग्स और घोड़ा कटोरा झील भी दर्शनीय है। बिहार में
53,000 स्टूडेंट को 25,000 देने का किया गया ऐलान। बिहार में स्नातक पास 53,600 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के लिए शिक्षा विभाग के 134 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रोत्साहन राशि इन छात्राओं के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि सरकार के साथ ही वित्त रहित मान्यता प्राप्त कॉलेज से 2018 के बाद स्नातक पास छात्राओं को दी जाएगी। वहीं वीर कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण और मगध विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण तीनों विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त कॉलेजों की छात्राओं का सत्यापन नहीं हो सका है। बिहार में इन पदों पर अब होगी सीधी बहाली। बिहार में शिक्षकों की बहाली का मुद्दा हमेशा से विवादों में रहा है। हालांकि इन सब के बीच प्रदेश के राजकीयकृत और परियोजना कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पदों पर सीधी बहाली करने जा रही है। इसको लेकर बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय ने सभी 38 जिलों से राज्य कृत और परियोजना कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पदों की रिक्तियां 31 दिसंबर तक मांगी है। रिक्तियां आने के बाद सीधी नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को सूची सौंपी जाएगी। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने सारी जानकारी साझा कर दी और कहा है कि 31 दिसंबर तक रिक्तियां उपलब्ध करवाई जाए और रिक्तियों के फॉर्मेट में मुहैया करवाई जाए। दरोगा बहाली परीक्षा से सहमे छात्रों ने ओएमआर की मांगी कार्बन कॉपी। आगामी 26 दिसंबर को बिहार दरोगा सार्जेंट बहाली के लिए पीटी की परीक्षा है। ऐसे में विवादों में फंसी दरोगा बहाली परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी अभी से ही सहमे हुए हैं। यही कारण है कि बहाली का हिस्सा बनने वाले अभ्यर्थी बार बार पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार अब कैंडिडेट्स की मांग है कि इस बार ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और प्रश्नों के बुकलेट एग्जाम खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों को दे दिए जाने चाहिए। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों की मांग ये भी की जा रही है कि आंसर की जारी किया जाना चाहिए और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी किया जाना चाहिए। बिहार में ट्रेनिंग कर चुके एएनएम अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। बिहार के सरकारी अस्पतालों की चिकित्सा सेवा को आधुनिक और बेहतर बनाने का काम तेजी से हो रहा है। इसको लेकर 8 महीने में राज्य के सरकारी अस्पतालों में 20,000 एएनएम की बहाली होगी। इसकी प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही बिहार में डॉक्टरों की भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ये बातें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बाढ़ ने भुवनेश्वरी चौक के पास स्थित पवन अस्पताल ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करने के दौरान कही। इसको लेकर उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों को भी सरकार बढ़ावा दे रही है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सहज रूप में जरूरतमंद मरीजों को हर जगह मिल सके। सरकारी चिकित्सा सेवाओं की क्षमता में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। बिहार में अब आप पोस्टमैन से भी जमा करवा सकेंगे होल्डिंग टैक्स, बिजली और टेलीफोन बिल। वर्तमान समय में आपको बिजली बिल, टेलीफोन बिल, होल्डिंग टैक्स आदि जमा करने के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि डाक विभाग इसके लिए जल्द ही नई सुविधा की शुरुआत करने जा रही है। इसके अनुसार पोस्टमैन अब पत्र बांटने के अलावा घरों में जाकर होल्डिंग टैक्स, बिजली और टेलीफोन बिल भी जमा करवाने का काम करेंगे। जानकारी के अनुसार विभाग की तरफ से इस पर काम चल रहा है। हालांकि इसके एवज में पोस्टमैन को घर आने का चार्ज देना होगा। इसके लिए 10 रुपए से लेकर 25 रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे। अब इस निगम के जरिए होगा बालू खनन। बिहार में बालू खनन को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई जिलों में खनन शुरू करने की तैयारी भी तेज है। इसी बीच बिहार में बालू खनन को लेकर एक और बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत बिहार के खनन मंत्री जनक राम की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में बालू खनन का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की वजह से बिहार में खनन कार्य बाधित था, लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होने की तरफ है। अब खनन निगम के जरिए बालू का उत्खनन कराया जाएगा। इसके लिए नए सिरे से सर्वे का काम भी किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि लंबे समय से बिहार में बालू उत्खनन पर रोक लगी थी। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार के 2 शहरों का नाम शामिल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते दिन केंद्र सरकार के वार्षिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में अव्वल आने वाले शहरों को सम्मानित किया है। दरअसल केंद्र सरकार के वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की घोषणा बीते दिन हुई है, जिससे अपने 5 साल के रिकॉर्ड को कायम करते हुए इंदौर पहले स्थान पर रहा। वहीं बिहार के लिए गर्व की बात यह रही कि इस सूची में मुंगेर को दूसरा और पटना को तीसरा स्थान मिला है। राष्ट्रपति ने स्वच्छता पुरस्कार विजेता शहरों की अच्छी प्रथाओं और चलन को अपनाए जाने की बात भी कही। अमिताभ बच्चन के साथ नजर आएंगे सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार। आनंद कुमार वो नाम जिनको आज किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ इतने बच्चों की जिंदगी सवारी है जिनकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि आनंद कुमार जहां भी जाते हैं लोग उन्हें सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं और मंच केबीसी का हो तो बात ही कुछ और है, क्योंकि जल्द ही सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार केबीसी के मंच पर अमिताभ बच्चन के साथ नजर आने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार आनंद कुमार 24 और 26 नवंबर को केबीसी में फिर एक बार एक्सपर्ट के रूप में दिखेंगे। खास बात यह है कि यह पहला मौका नहीं है जब आनंद कुमार केबीसी के मंच पर आए हैं। 4 साल पहले भी वो इस शो में अपने छात्रों के साथ गए थे और 25 लाख रुपए जीतने में कामयाब हुए। बीटीआर में नहीं बल्कि पटना में ही होगा कैबिनेट बैठक।
हाल ही में बिहार सरकार की तरफ से ये जानकारी निकल करके सामने आई थी कि सीएम नीतीश अपनी कैबिनेट बैठक वीटीआर में ही करने वाले हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। ताजा जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश की अगली बैठक वीटीआर में नहीं बल्कि पटना में ही होगी। हालांकि मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट का दौरा टलने के बावजूद वीटीआर जाने वाले पर्यटकों के लिए कई तरह की नई सुविधाएं शुरू होंगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वीटीआर में कैबिनेट के तमाम लोगों के ठहरने की व्यवस्था नहीं होने के कारण जिला मुख्यालय से लेकर बगहा तक के महत्वपूर्ण गेस्ट हाउस और होटल भी रिजर्व करा लिए गए थे। यह बैठक कन्वेंशन हॉल में होनी थी। मुख्यमंत्री वाल्मीकि नगर के अपने दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की भी शुरुआत करने वाले हैं। सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेज की ऑनलाइन होगी मॉनिटरिंग। बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेज समेत अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में वित्तीय प्रबंधन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। इसको लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बीते दिन अनुग्रह नारायण सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान में आयोजित तकनीकी कार्यशाला में रूसा मॉनिटरिंग पोर्टल को लॉन्च करने का काम किया है। कार्यशाला में सभी कुल सचिव और प्राचार्य समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पोर्टल पर शिक्षण संस्थानों की वित्तीय प्रबंधन की जानकारी को सार्वजनिक करने पर जोर दिया है। साथ ही कहा है कि सरकार का यह बड़ा फैसला है कि वित्तीय प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। पटना के ज्ञान भवन में इस दिन लोजपा मनाएगी अपना स्थापना दिवस। 29 नवंबर की तारीख लोजपा के लिए कई मायनों में खास होने वाली है, क्योंकि यही वो दिन है जब लोजपा रामविलास अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है, जो कि राजधानी पटना के ज्ञान भवन में मनाई जाएगी। इस बाबत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इसी को लेकर आज पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की गई, जिसमें यह तय हुआ है कि 29 नवंबर को पटना के ज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पूरे बिहार में पार्टी का संगठन है। हर जिले में जदयू नेता गाएंगे सीएम नीतीश की गाथा। बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू की परफॉर्मेंस के बाद सवाल सरकार के कार्यकाल पर उठने लगे। यही कारण है कि अब अपनी पार्टी को पहले जैसा मजबूत करने के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत जदयू के सभी नेताओं और मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। नीतीश कुमार की सरकार 1 साल पूरा होने पर आगामी 24 नवंबर को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से राज्य भर में एक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। चौथे कार्यकाल के दौरान सरकार ने जनता के लिए क्या क्या किया है, ये बताने के लिए पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को गाँव-गाँव में उतारा जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में कार्यक्रम की कमान अलग अलग नेताओं को सौंपी गई है। समदर्शी नेतृत्व और समावेशी विकास के 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम का विषय तय किया गया है। सीएम नीतीश ने की औद्योगिक नीति पर समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और विभागीय अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री आवास में इस बैठक का आयोजन हुआ। इसको लेकर बिहार में नीतीश सरकार के दौरान अब तक तीन पॉलिसी जो कि लागू हो चुकी है उसके बारे में चर्चा हुई, क्योंकि इस पॉलिसी के लागू होने के बावजूद उद्योगपति बिहार सरकार की पॉलिसी को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाते रहे हैं, जिसको लेकर ही सरकार ने चर्चा की। साथ ही औद्योगिक पॉलिसी में आगे और कैसे सुधार किया जाए जिससे उद्योगपतियों को लुभाया जा सके, इस विषय पर भी चर्चा हुई। कुल मिलाकर उद्योगों को बिहार में आकर्षित करने की रणनीति को लेकर बीते दिन की बैठक कई मायनों में अहम मानी गई। शराबबंदी को लेकर बिहार के वाहन मालिक देंगे हलफनामा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, हालांकि इसके बावजूद भी अवैध शराब का कारोबार लगातार हो रहा है। यही कारण है कि अब बिहार सरकार शराबबंदी मामले को लेकर किसी को भी बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है। इसी को लेकर बिहार सरकार 26 नवंबर से बसों पर जागरूकता अभियान चलाने वाली है। इस अभियान के तहत गाड़ी मालिक और ड्राइवर को शपथ दिलाया जाएगा कि वो गाड़ी में शराब की तस्करी नहीं होने देंगे और कभी भी शराब का सेवन नहीं करेंगे। इसके अलावा बसों में सफर के दौरान यात्रियों को शराबबंदी के फायदे और शराब पीने से होने वाले नुकसान को गीत संगीत के जरिए बताया जाएगा। इसके साथ ही सभी सरकारी बसों में शराबबंदी से संबंधित स्लोगन भी लिखे जाएंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। आजादी के बाद 1947 में देश में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। एक प्रस्ताव लाकर शिक्षक दिवस को 1956 में स्वीकृति दी गई थी। भारत चीन सीमा विवाद के दौरान चीन ने 1962 में संघर्ष विराम का ऐलान किया। केरल के थुम्बा क्षेत्र में 1963 में रॉकेट छोड़े जाने के साथ ही भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2008 में वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की आर्थिक विकास दर 8% रहने की संभावना व्यक्त की है। भारत और चीन ने 2006 में नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में साझा सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। प्रसिद्ध राजस्थानी कवि और स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारघट का जन्म 1872 में आज ही के दिन हुआ। हिंदी के प्रमुख यशस्वी कथाकार ज्ञान रंजन का जन्म 1931 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय विज्ञान चंद्रशेखर वेंकट रामन का निधन 1970 में आज ही के दिन हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 20 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,150 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,480 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,600 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे।
के खिलाफ आखिर क्यों जर्सी पर टेप चिपका कर उतरे थे ऋषभ पंत। पंत न्यूजीलैंड की पारी के दौरान विकेट कीपिंग के लिए उतरे थे, तब उनकी जर्सी पर एक टेप लगा हुआ था। पंत की टेप वाली जर्सी की फोटो अब काफी ज्यादा वायरल हो रही है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पंत ने जर्सी पर टेप क्यों लगाया। दरअसल पंत इस मैच में T20 वर्ल्ड कप वाली टीम इंडिया की जर्सी पहनकर खेलने उतर गए थे। इस जर्सी पर दाईं तरफ T20 वर्ल्ड कप का लोगो बना हुआ था, जिसे छुपाने के लिए पंत को इस पर टेप लगाना पड़ा। बीच में मैच के दौरान उन्होंने इस पर हाफ स्वेटर पहन लिया था, जिसके बाद उनका यह टेप नजर नहीं आ रहा था। घर बैठे आधार कार्ड में अपडेट करें नया मोबाइल नंबर। अगर आपके आधार कार्ड में कुछ गलत हो गया है या आपके आधार में कोई दिए गए नंबर को बदल दिया गया है, तो आप इस आसान स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से अपडेट कर सकते हैं। अपने आधार कार्ड पर अपना फोन नंबर अपडेट करने के लिए सबसे पहले UIDAI वेब पोर्टल ask.uidi.gov.in पर जाएं। वहां फोन नंबर जोड़ें जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं। आपको दिए गए बॉक्स में सुरक्षा उद्देश्यों के लिए एक कैप्चा कोड करना होगा। आपको OTP भेजे गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और अपने फोन नंबर पर भेजे गए OTP को दर्ज करना होगा। आधार में फोन नंबर अपडेट करने के लिए मोबाइल नंबर चुनें, सभी आवश्यक डिटेल्स भरें। आप क्या अपडेट करना चाहते हैं, ऑप्शन का चयन करना सुनिश्चित करें। एक नया पेज दिखाई देगा और आपको एक कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP को वेरीफाई करें और सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करें। बिहार के युवाओं ने फिल्म मेकिंग में फिर से लहराया परचम। बिहार और प्रतिभा दोनों एक दूसरे के पूरक है। यही कारण है कि समय समय पर क्षेत्र चाहे जो भी हो, बिहारियों का बोलबाला देखने को मिलता ही है। और ये खबर सुनकर आप भी यही कहेंगे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित फिल्म उम्मीद ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में सफलता हासिल की है। सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म का अंतिम सूची के लिए चयन 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए हो गया है। इस फिल्म को नॉन फिक्शन श्रेणी में चुना गया है। इसको लेकर मीडिया सेंटर के प्रभारी पदाधिकारी डॉक्टर S पाटिल ने जानकारी साझा की है। साथ ही उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय को यह अवार्ड 25 नवंबर को हैदराबाद में होने वाले फिल्म फेस्टिवल में दिया जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनीष मोहरा, गौतम कुमार, नुन्नू कुमार, बबीता यादव, पंकज कुमार दास, शंकर मुखिया, गौतम कुमार सिंह, सोनू कुमार, नीतीश कुमार, राजीव कुमार, विकास कुमार, दिव्यांशु कुमारी, विक्रम कुमार, रितेश कुमार यादव, पिंटू राज, माही आनंद। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।